मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पे हम द हिंदू से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स होता है, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम बड़े विस्तार में यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न ना छूटने पाए दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। वो प्लेसेस इन न्यूज़ से संबंधित हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है, वो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी चीज़ से भी संबंधित हो सकता है। तो आपको जो है वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और हमारे डिस्कशन के दौरान कोई ना कोई आर्टिकल उससे संबंधित होता है तो वहाँ से आपको उसका आंसर पिक करना है दोस्तों। तो चलिए इसी बात पे हम देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वी सेव्ड इकॉनमी फ्रॉम अ क्राइसिस। गवर्नमेंट ने वाइट पेपर निकाला है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये इन चीज़ों से ज़्यादा ये देखना है कि वाइट पेपर क्या होता है, और थोड़ी बहुत चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है वाइट पेपर, तो आपको भी इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होगी कि ये वाइट पेपर होता क्या है आखिर। अगली न्यूज़ है हमारी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट बैकवर्ड इज नॉट टिंकरिंग विद प्रेसिडेंशियल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट। बात यहाँ पे कई दिनों से बात चल रही है शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर जो है सुनवाई कर रही है, तो उसके बारे में फिर से कुछ कहा है उन्होंने। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि क्या कहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है प्रश्न है, तो उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, तो हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला है, सेंटर टू स्क्रैप फ्री मूवमेंट रेजिम विद म्यांमार सेज शाह। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने फ्री मूवमेंट रेजिम को हटाने की बात कर दी है दोस्तों। तो इसके ही साथ में कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि हमने पहले के भी आर्टिकल में कवर कर रखे हैं, लेकिन आप फिर भी नए हैं यहाँ पे, तो हम फिर से आपको एक थोड़ा सा रिविजन करवा देंगे उन चीज़ों का। और आगे हमारा क्या आर्टिकल होगा, व्हाट आर द रेगुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू राइस प्राइस। ठीक है दोस्तों, राइस प्राइस जो राइस में इंक्रीज हो रहा है, राइस के प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है यहाँ पे, और उसके पे रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगला होगा हमारा R&D स्पेंड। ये जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारी गवर्नमेंट ने जो 1 लाख करोड़ का मुद्रा को जो है बजट में एलोकेट किया हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। आगे हमारी क्या होगी, गोल्डन इंटरवेंशन और स्मोक एंड मिरर्स, इसको हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और अगला होगा हमारा, माइनर वाटर पोल्यूशन ऑफेंसेस टू बी डीक्रिमिनलाइज्ड। ये थोड़ी सी न्यूज़ है छोटी सी, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। अगला है हमारा एक प्लेसेस इन न्यूज़ से संबंधित आर्टिकल, वो क्या है, वोल्केनो इन आइसलैंड इरप्ट फॉर द थर्ड टाइम सिंस दिसंबर। हम इसको भी देखेंगे, जगह कौन सी है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इसकी ये प्लेस इन न्यूज़ से चीज़ पता चल जाए। अभी ये हमारी न्यूज़ में है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होल्ड्स रेट्स सीज फाइनेंशियल ईयर 25 इन्फ्लेशन ईजिंग टू 4.5% एंड ग्रोथ एट 7%। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इनका डिस्कशन करेंगे। हम आपको कोशिश करते हैं कि चीज़ें जितनी भी आसान तरीके से आप तक पहुँच सके, हम उसका पूरा प्रयास करते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ हमें उसको कमेंट में पिन करिए, हम उसको पिन करेंगे। आप हमें उसको सजेस्ट करिए कमेंट में कि हमें क्या और ऐसी चीज़ें आपके लिए करनी चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा सुविधा हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल is for scheduled caste and specifies the procedure for the notification of scheduled tribes। आपका आर्टिकल है एक, आर्टिकल 333, ऑप्शन 2 आर्टिकल 342, तीसरा आर्टिकल 345 एंड चौथा आपका आर्टिकल 341। इसमें आपको बताना है ऑप्शंस कौन से सही हैं, A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 2 and 4 ओनली एंड D none of the above। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए है और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। आपके ऑप्शंस हैं, 1 अनुच्छेद 333, 2 अनुच्छेद 342, तीसरा अनुच्छेद 345 और चौथा अनुच्छेद 341। और आपके ऑप्शंस हैं, A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 और 4, D उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, हमारा आर्टिकल होगा इसके बेस पे दोस्तों, तो आपको उसका आंसर बताना होगा।
चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइब करिए, हमारे मोरल को बूस्ट करिए। हम यहाँ पे डे बाय डे पे हमारी टीम और हम लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करके हमारे मोरल को थोड़ा बूस्ट करिए दोस्तों। मैं यहाँ पे इस चीज़ को आपको बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी लगती है कि हमारी तरफ से कुछ चीज़ें आपके लिए सही की जानी चाहिए, तो प्लीज़ हमें उसका सजेशन दीजिए, हम उसको ज़रूर से फॉलो करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो अगर उनको फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर चीज़ों का मतलब नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ लगती है तो आप हमें सजेस्ट करिए, हम उसको तहे दिल से आपका शुक्रिया करेंगे और हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारा आर्टिकल क्या है। आर्टिकल ये है हमारा कि वी सेव्ड इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस गवर्नमेंट। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन lays a white paper on economy. It says UPA's 10 year in office created an inheritance of loss for country. ये एक तरीके की आप कह सकते हैं कि थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ भी है और इसमें थोड़ा सा हमारे एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ी कुछ न्यूज़ है। इसमें बात क्या है कि वाइट पेपर क्या होता है, हम उन चीज़ों को देख लेते हैं दोस्तों। वाइट पेपर एक सूचनात्मक रिपोर्ट होती है दोस्तों। क्या होती है ये? एक इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है वाइट पेपर, जिसमें सरकार की नीतियों और उनकी सारी चीज़ों के बारे में, उनकी योजनाओं, उनकी नीतियों, इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी। ये वाइट पेपर किसी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, एक कंपनी का भी हो सकता है, या किसी अदर जो है इंस्टीट्यूट का हो सकता है। तो वाइट पेपर कहीं पे भी निकाला जा सकता है, जिसमें वो एक तरीके का सूचनात्मक रिपोर्ट होती है जहां पे बताया जाता है कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या उससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और यहीं पे इन्होंने इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया है दोस्तों कि 2004 से लेकर के 2014 तक का इन्होंने एक कैटेगरी किया, जब कि यूपीए गवर्नमेंट थी, और उसके बाद 2014 से इन्होंने उसको फिर कैटेगराइज किया कब तक, अभी 24 तक का, कि इनके 10 सालों में क्या क्या हुआ और यहाँ पे 10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एक तरीके का ऐसे दिखाना जो है एक तरीके का पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे वाइट पेपर के बारे में बताया है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली न्यूज़ में देख रहे होंगे वाइट पेपर, तो आपको भी ये कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिरकार ये वाइट पेपर है क्या। ये वाइट पेपर कुछ नहीं है, बस एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और उसी में उन्होंने बताया कि 2004 से 14 तक में जो चीज़ें नहीं की गई थी, जो चीज़ों को ख़राब किया गया था, उन चीज़ों को उन्होंने सही किया है, और हमारी ग्रोथ सही है और चीज़ें सही हुई हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और इसी के साथ में कांग्रेस रिलीजेस ब्लैक पेपर ऑन मोदी गवर्नमेंट। आप समझ ही सकते हैं कि ये इनका एक पॉलिटिकल व्यू होता है इन सब चीज़ों का। तो जैसे यहाँ पे कि कांग्रेस ने जो है ब्लैक पेपर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर इशू किया हुआ है, रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको, जो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगले आर्टिकल पे चल लेते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल हमारा क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट बैकवर्ड इज नॉट टिंकरिंग विथ प्रेसिडेंशियल लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे लगातार ये बात हो रही है। क्वेश्चन क्या आया था सुप्रीम कोर्ट के पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में क्वेश्चन ये आया था कि द बेंच इज एग्जामिनिंग द क्वेश्चन वेदर स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई particularly backward groups within the scheduled caste category and extend them first preference in quota benefits। सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन ये लेकर के गए स्टेट्स वगैरह की, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट की जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन होता है उसमें हम क्या जो पर्टिकुलरली बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको हम अलग कर सकते हैं और उनको हम अलग तरीके का रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये हमारी अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है, ये आप बता दीजिए। हम जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट है, जो हमारे एससी की जो लिस्ट है, उसको हम क्या सब कैटेगराइज कर सकते हैं? सब कैटेगराइज करना मतलब कि उस लिस्ट में भी जो सेम कास्ट की हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट की हैं, उनमें भी जो ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और अभी जो काफ़ी लोग पीछे रह गए हैं, उनमें भी ऐसे हम कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। और उनमें भी जो है जो अभी पीछे रह गए हैं उनको हम रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा दे दे, जो आगे निकल गए हैं हम उनको थोड़ा सा साइड लाइन करें। तो इस तरीके का कुछ प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, और जो स्टेट्स वगैरह हैं उनको ये लगता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं है, इसको सब कैटेगराइज करना
शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा कि जो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं, किसी एक कम्युनिटी को आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहाँ पे ये किसी भी तरीके का जो प्रेसिडेंशियल जो लिस्ट होती है उससे किसी भी तरीके का ये क्लैश नहीं करता है। ये आप काम कर सकते हैं, आप राज्य लोग इसको जो है सब कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके पहले के जजमेंट में कहा गया था, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, 2004 में कहा गया था कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट में सब कैटेगराइजेशन किया जाता है तो ये राइट टू इक्वलिटी, हमारी समानता के अधिकार के जो है अगेंस्ट में चला जाएगा। ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट में चला जाएगा ये, अगर आप सब कैटेगराइजेशन करते हैं। तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन को 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी आदेश को बदला है। जैसे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों का उदाहरण भी दिया है। देखिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 341 एंड 342, ये बार बार मैं आर्टिकल कई दिनों से मेंशन कर रही हूँ आपको, तो ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। और आपको जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में, आपको आंसर भी वहाँ पे जा करके देना है। बात क्या है कि आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342, एक सेकेंड दोस्तों, आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342, सॉरी दोस्तों, empower the president to draw up a list of scheduled castes and scheduled tribes respectively। आर्टिकल 341, 342 में प्रेसिडेंट के पास में ये पावर दी गई है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को बना सकता है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट में आएगी और कौन सी कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में आएगी, किनको इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 341 और 342 के अंतर्गत में आता है। और साथ ही द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट, रेस और ट्राइब फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल लिस्ट इज डन बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि जो एक्सक्लूजन है, अगर किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर निकालना है या उसमें जोड़ना है, तो ये काम पार्लियामेंट करती है। जो प्रेसिडेंट की लिस्ट में से किसी कास्ट को बाहर करना है, तो ये काम पार्लियामेंट करती है अपनी विधायिका के माध्यम से। ठीक है, पार्लियामेंट विधायिका के माध्यम से ये काम करती है। किसी जाति को, किसी रेस को या किसी भी अनुसूचित जनजाति को वहाँ से बाहर करना है, किसी भी जनजाति को बाहर करना है, तो ये काम जो है पार्लियामेंट करेगी अपनी विधायिका के माध्यम से, अपने कानून के माध्यम से। तो इसी को लेकर के कन्फ्यूज़न था कि ये स्टेट्स ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, हम इसको देखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन Thursday said the decision by individual state to provide preferential allotment of reservation benefit to the most backward groups or the untouchables among the untouchables will not amount to tinkering मतलब कि एक तरीके से क्लैश करना या फेर बदल करना किसी चीज़ में, टिंकरिंग उसको बोलते हैं दोस्तों। टिंकरिंग ये याद रख लो आप, ये आपके वोकैब की चीज़ है। टिंकरिंग मतलब किसी चीज़ में फेर बदल करना या किसी चीज़ से मतलब कि कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता उसमें, या कुछ ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप जब इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे तो वो जो है प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ में टिंकरिंग नहीं करेगा, मतलब उसमें जा करके कोई इंटरवेंशन आप नहीं कर रहे हो, तो आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या कही है, मोस्ट बैकवर्ड ग्रुप और द अनटचेबल्स अमॉन्ग द, जो अछूत हैं, वो अछूतों के अंदर भी जो अछूत लोग हैं उनके लिए कहा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, विल नॉट अमाउंट टू टिंकरिंग विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड शेड्यूल्ड। अगर आप किसी को सब कैटेगराइज करते हैं तो आप यहाँ पे उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, आप बस उस रिजर्वेशन के अंतर्गत ही आप किसी को ऐसा सब कैटेगराइज कर रहे हैं कि कोई आगे निकल चुका है तो आप उसको कम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे, कोई अभी पीछे रह गया तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, आप स्टेट ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप बस सब कैटेगराइजेशन का काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। और उन्होंने साथ में क्या कहा कि जैसे एक हमारा गोल्ड स्मिथ होता है और एक जो है आपका स्कैवेंजर्स होते हैं। जो स्कैवेंजर्स मतलब कि जो नाले वगैरह साफ करते हैं, मैला उठाने वाले जो लोग होते हैं, और आपका एक लोहार हो गया, इनको आपने रख तो दिया शेड्यूल्ड कास्ट में, आपने इनको सेम कैटेगरी में रखा, लेकिन सोसाइटी में इनके साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब जो ये जो मैला उठाते हैं लोग, उनको उनकी ही कम्युनिटी के लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको ही अछूत बना देंगे अपनी ही कम्युनिटी के अंदर। तो जो वो लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की रादर देन दूसरे लोगों के।
या उनको कम रिजर्वेशन की और उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन द लिस्ट देयर आर ब्लैक स्मिथ एंड स्कैवेंजर्स, डिड दे फेस द सेम डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हेन दे वर इंक्लूड इन द लिस्ट? क्या वो सेम डिग्री पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं? एक लोहार और एक मैला उठाने वाला क्या सेम डिग्री पे जो है एक्सक्लूजन फेस करता है सोसाइटी में? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैला उठाने वाला ज़्यादा भेदभाव फेस करेगा तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई दोस्तों। और आर्टिकल आपका ये 341 है और ये 342 है। यहाँ पे मैंने आपको ये आर्टिकल के बारे में बता दिया है। और यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट थे जो वहाँ पे उपस्थित हुए थे इसकी बहस के लिए, उसमें क्या कहा गया? सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप अपीयरिंग फॉर पार्टीज ऑब्जेक्टिंग टू द सब क्लासिफिकेशन, जो लोग इसका जो है विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से हमारे एडवोकेट मनोज स्वरूप पेश हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि आर्ग्यूड दैट द शेड्यूल्ड कास्ट वर अ होमोजेनस ग्रुप। इन्होंने कहा कि ये एक सजातीय ग्रुप है, मतलब एक ही जाति के ग्रुप है। अगर किसी को शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया तो वो एक तरीके की सेम जाति के लोग हो गए, तो इनको फिर अलग करना इनके राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ होगा। तो ये बातें यहाँ पे इन्होंने कही। और बाद में उनके साथ में अलग तरीके का डिफरेंट बिहेव करना वो भी एक तरीके से गलत होगा। ये बातें इन्होंने यहाँ पे कही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं है 341 और 342 का, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। It should not be like the general compartment of a train where once you get in, you will not permit others less fortunate to get in. ठीक है, जस्टिस गवई ने क्या कहा कि अगर इट शुड नॉट बी लाइक द जनरल कंपार्टमेंट, ये एक जनरल कंपार्टमेंट की तरह नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को वहाँ पर रिजर्वेशन मिल गया और वो एंट्री कर गया, या जो जनरल कंपार्टमेंट होता है कि आप वहाँ पे एंट्री कर गए और फिर जो है आप एंट्री कर चुके हैं तो आप ये नहीं करोगे जो बाहर लोग खड़े हैं उनको नहीं आने दोगे। ये आपका ऐसा कोई वो नहीं है, उनको भी आने की जगह वहाँ पे मिलनी चाहिए। जो पीछे रहेंगे उनको भी आने की जगह वहाँ पे मिलनी चाहिए। A scheduled caste person whose child is studying in the best schools of Delhi and another whose child is studying in a Gram Panchayat school in a village, the first person's family has got the benefit of reservation for the past 75 years through generations. Will the child in the village be able to compete with this man's child? Should that child in the village live in conditions of perpetual inequality? जस्टिस गवई क्वेश्चन, जस्टिस गवई ने क्वेश्चन क्या किया कि अगर कोई एक शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा दिल्ली में रह रहा है और वही एक शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत आने वाला बच्चा गांव में रह रहा है, तो जो दिल्ली में रह रहा है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि जो लो इनकम के फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जो लोअर कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट इनके बच्चे हैं, उनको एजुकेशन में कुछ एक्सटेंट तक जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि वहाँ पे जाकर के वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है या नॉर्मल स्कूल में जो अच्छे दिल्ली के अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे रह रहे हैं उनकी फैमिली, उन्होंने इनको अच्छे स्कूल में भेज रखा है और गाँव का शेड्यूल्ड कास्ट का ही बच्चा है और वो अभी गाँव के स्कूल में जा रहा है, एक ग्राम पंचायत के स्कूल में जा रहा है, तो उसकी सिचुएशन में और यहाँ दिल्ली से जो 75 साल से रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं उनकी सिचुएशन में क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा? और क्या जो गांव का बच्चा है वो कंटिन्यूअसली जो है इसी जो है डिसएडवांटेज में भी उसको रहना चाहिए, उसके साथ में उसको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? देखिए दोस्तों, हम क्या होते हैं, हम अपने जो है परिस्थितियों की ही उपज होते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका, देखिए आप देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये चीज़ सोच लेते हैं, हम ये चीज़ कर लेते हैं, उसका भी इम्पैक्ट कैसे होता है? आप ऐसी जगह से पढ़े लिखे हैं, आपका बैकग्राउंड ऐसा है तो ही आप ऐसा सोच भी पा रहे हैं, नहीं तो ऐसी सोच भी डेवलप नहीं हो पाती इंसान की। अब एक रोड साइड में बैठने वाला भिखारी मान लीजिए, सामने से दिन भर में उसके न जाने कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ गुजरती होंगी, ठीक है? अगर हम वहाँ पे जाए या कोई ऐसा इंसान जाए जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार, तो उसको लगेगा कि क्या यार इतनी गाड़ियाँ जा रही, मैं भी तो इसके लायक बन सकता हूँ, मैं भी मेहनत करूँ तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं हो सकती? लेकिन वहीं पे एक भिखारी बैठा हुआ है, उसको बस ये चीज़ उसके दिमाग में आएगी कि कोई बात नहीं, जितनी बड़ी गाड़ी आएगी उतना ज़्यादा मुझे जो है भीख मिल सकती है यहाँ पे, उतने ज़्यादा मुझे कुछ यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं, तो मैं उनके पास में जल्दी जा करके वहाँ से पैसे ज़्यादा मांगने की कोशिश करूँ। उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि नहीं, मुझे भी जो है यहाँ से उठ करके जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और फिर मुझे जो है ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए।
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने ज़िंदगी भर से भीख मांगी, कभी उसका इन्वायरमेंट ऐसा मिला ही नहीं कि वो इस तरीके से चीज़ों को सोच पाए। उसने बस ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इसी तरीके से ही रहेगा और इसी चीज़ों से उसको आगे जो है जीना है। लेकिन जो अदर लोग हैं जो सोच पा रहे हैं, उन्होंने, उनको फैमिली बैकग्राउंड ऐसी मिली, उनको स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा मिला जिससे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो सोच पा रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस तो हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से लोगों को सपोर्ट भी तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छी बात कहती है दोस्तों, हालांकि लगभग ही वो अच्छी ही बात कहती है। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, 341, 342 आर्टिकल, और आप जाकर के क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंटर टू स्क्रैप फ्री मूवमेंट रेजिम विद म्यांमार से शाह। जो हमारा FRM है, FMR, फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है, ये जो है 2018 से लागू हुआ म्यांमार के साथ में। इससे क्या है कि बॉर्डर काफ़ी पोरस हो जाता है। जो 16 किलोमीटर तक का एरिया होता है, 16 किलोमीटर के आसपास, चाहे म्यांमार में रहने वाले लोग हों बॉर्डर से, चाहे इंडिया में रहने वाले लोग हों, तो वो एक दूसरे के यहाँ पे फ्रीली आ जा सकते हैं और उनको एक बॉर्डर से पास मिलता है जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। और एक बारी में जाने के बाद वो 2 हफ्ते तक कहीं पे मैक्सिमम रुक सकते हैं। 2 वीक्स वो जो है 2 वीक वो रुक सकते हैं कहीं पे भी, चाहे वो उधर जाए चाहे वो इधर से इधर आए। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं म्यांमार में, रहते हैं इंडिया में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं इंडिया में, रहते हैं म्यांमार में, तो दिन में इधर आते हैं, रात को चले जाते हैं उधर। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको देख करके कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही हैं। लेकिन जो मणिपुर में क्लैशेज इतने टाइम से चल रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने बोला, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला, उन्होंने इस चीज़ को उत्तरदायी ठहराया कि हमारे बॉर्डर इतने ज़्यादा पोरस हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से वहाँ म्यांमार से लोग यहाँ पे आकर के इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे भी कुकी मैती का जो है लड़ाई चल रही है, उनसे जो है काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी वो चीज़ें चल रही है। तो जो कुकी लोग हैं उनको कह रहे हैं कि वहाँ से वो आ करके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे यहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं, और ऊपर से जो इलीगल काम करते हैं, जो ड्रग डीलर वगैरह होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति होता है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे हमारे पर्सनल्स जाते हैं, पुलिस वगैरह जाती है खोज करने के लिए, तो वो भाग जाते हैं तुरंत उस पार। तो वहाँ पे दूसरी कंट्री में जाकर के तो सर्च करेगी नहीं हमारी प्रशासन। तो यहाँ से इन सब तरीके की चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो जो FMR था ये 16 किलोमीटर की रेंज में था दोस्तों, बॉर्डर से उधर म्यांमार की तरफ 16 किलोमीटर और बॉर्डर से ही जो है इंडिया की तरफ 16 किलोमीटर। और जो म्यांमार है वहाँ से हमारे 4 स्टेट्स लगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका लगता है, किसी स्टेट का, वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। 520 किलोमीटर का लगता है बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का। बहुत दिन से ये न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कितने स्टेट्स लगते हैं हमारे, 4 स्टेट लगते हैं। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश का। 250 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी दोस्तों 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर है हमारे अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का है। और नागालैंड है जिसका, नागालैंड है जिसका 215 किलोमीटर है। और आपका मणिपुर है 398 किलोमीटर। मणिपुर है आपका 398 किलोमीटर। और मिजोरम लगता है आपका 510 किलोमीटर। मिजो है आपका 510 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है। उसके बाद घटते क्रम में देखेंगे आप तो मिजोरम का लगता है, फिर उसके बाद मणिपुर का लगता है, उसके बाद लगता है आपका नागालैंड का। तो ये सारे इनका स्टेट्स लगते हैं। और हमारा बॉर्डर कितना है इंडिया और म्यांमार के बीच में, वो 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा और इंडिया के बीच में। और यहाँ पे दोस्तों 1968 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लिमिटेड द फ्री मूवमेंट of people up to 40 kilometer on either side of the border which was further reduced। पहले 1968 में गवर्नमेंट ने इसको जो है फ्री मूवमेंट को कम करके 40 किलोमीटर कर दिया था बॉर्डर के आसपास के एरिया में। फिर बाद में इसको जो है कम करके 2004 में 16 किलोमीटर कर दिया गया। और लास्ट में कब रिवाइज हुआ है, ये 2016 में ही रिवाइज हुआ है। तब से ये अभी 16 किलोमीटर के रेंज में बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ जगहों पे अभी थोड़ी सी बॉर्डरिंग की गई है, लेकिन अभी बहुत सी जगहों पे बॉर्डर करना बाकी है। फेंसेस लगाना, फेंस मतलब होता है लोगों एक तरीके का बाड़ लगाना, फेंस का मतलब होता है बाड़ लगाना। फेंसिंग आप बार
बार सुनते होंगे। तो फेंसिंग मतलब कि कहीं पे बॉर्डर लगाना या बाड़ लगाना। आपने देखा होगा कि आसपास कहीं कोई खेती करता है तो उसके आसपास जो बाड़ लगा देता है उसको बचाने के लिए कि अदर जो अगर दूसरे जानवर है उनके खेत में ना आ जाए, तो वो जो करते हैं उन्हीं को एक तरीके से कहिए फेंसिंग उसी को बोलते होते। इसी तरीके से इंडिया और म्यांमार के बीच में इसी तरीके की फेंसिंग करना, यहाँ पे यही बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और देखिए यहाँ पे ये जो फोटो दिख रही है इसमें क्या है, इंडियन सोल्जर्स पेट्रोल अलोंग द बैंक्स ऑफ टीयू रिवर, TIAU, ये क्या करती है, टीयू रिवर ये इंडिया और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री की काम करती है। नेचुरल बाउंड्री का, प्राकृतिक बॉर्डर का काम करता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। कौन है, अब से क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि टीयू रिवर कहाँ पे है, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में टीयू रिवर है, इंडिया और म्यांमार के बीच में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन से आप जानते हैं कि म्यांमार में क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ के जो एथनिक ग्रुप हैं वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ का जो जनता दल है और वहाँ के कुछ इंसर्जेंट्स हैं वो मिल करके लड़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट है। तो वहाँ से भाग भाग करके लोग जो है इंडिया में आ रहे हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे एरियाज वो भाग भाग करके आ रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब जो है गवर्नमेंट सोच रही है इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। और FMR हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में भी था, तो बांग्लादेश के साथ में इंडिया ने फेंसिंग कर दी थी। तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। अगला हमारा आर्टिकल क्या है, द पेटीएम पेमेंट बैंक डिबेकल। डिबेकल कहिए मतलब कि एक तरीके का डिबेकल, मैं आपको सोचती हूँ कि कोई अगर वो कैब है तो मैं साथ के साथ आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, जिससे कि आपकी कुछ वो कैब की प्रिपरेशन होती रहे दोस्तों। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट ही है, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि आपको 2-4 शब्द अगर प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ मिल रहे हैं तो वो भी मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँ। तो जैसे डिबेकल हो गया एक तरीके की असफलता कह लीजिए, डिबेकल मतलब या विध्वंस कहिए या असफलता कहिए। तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द पेटीएम पेमेंट बैंक डिबेकल, पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है एक तरीके की असफलता या उसका विध्वंस या उसका खत्म होना या समाप्त होना। क्योंकि वो जो है आप जानते हैं पेटीएम को मार्केट में इतनी ज़्यादा ये जोर शोर की न्यूज़ फैली हुई है। अब सभी, हर एक सब्जी वाला भी कह रहा है कि पेटीएम तो बंद कर दिया गया, पेटीएम तो बंद कर दिया गया। मैं कल ही सब्जी लेने गई थी दोस्तों, तो जो ठेले वाला था वो कह रहा है नहीं पेटीएम से हम कुछ लेते नहीं, पेटीएम तो बंद कर दिया गया, पेटीएम के साथ ऐसा हो गया, पेटीएम के साथ वैसा हो गया। मैंने कहा थोड़ा शांत हो जाइए, अभी इतनी जल्दी बंद नहीं है, बंद होने वाला है। तो कह रहा अच्छा ऐसी बात है क्या। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पेटीएम की बात क्या चल रही है। पेटीएम में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिली आरबीआई को, चाहे उसकी केवाईसी से रिलेटेड हो, केवाईसी से लेकर के रिलेटेड हो, चाहे उसके पैन नंबर से रिलेटेड हो। एक पैन नंबर लगभग 1000 अकाउंट्स में जो है यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोल दिया कि जो PPBL है, पेमेंट पेटीएम बैंक लिमिटेड है, उसको रोक दिया किसी भी फर्दर डिपॉजिट लेने से, आगे किसी भी डिपॉजिट को लेने से या अपने वॉलेट में कोई पैसा रखने से या फास्टैग वगैरह में जो है उसका प्रीपेड करने से। फास्टैग क्या है दोस्तों, एक जो है ये फास्टैग क्या है, ये हमारा एक तरीके का समझ लो कि जब आप टोल टैक्स देते हैं लोग, तो उनके गाड़ियों में एक QR टाइप का लगा होता है। जब वो टोल टैक्स पे जाते हैं तो उसे स्कैन होकर के पैसे कट जाते हैं। अगर आपने फास्टैग के अकाउंट में आपने पैसे रखे हो तो वो एक प्रीपेड तरीके का एक अकाउंट होता है फास्टैग का। तो वहाँ पे पेटीएम को इससे भी मना कर दिया गया कि आप फास्टैग में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इनको सारे काम से रोक दिया गया है और 29 फरवरी तक जो है इनको सारे के सारे अपने काम को निपटा करके अभी इसको बंद करना है। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो पेटीएम है उन्होंने कहा कि मैंने तो गलती कर दी भाई, अब हम जो है ये पेटीएम पेमेंट जो बैंक है इससे हम हट करके किसी और के पास में जा करके हम उससे कोलैब करने की कोशिश करेंगे किसी और बैंक के साथ में, और वहाँ से हम अपनी चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बात क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार्ड इट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड from obtaining further deposit and top-ups in its account of or wallet from February 29. The RBI has disallowed the Paytm subsidiary from accepting further deposit, top-ups or credit transaction into its operated wallet or accounts from February 29. This also to its prepaid instrument of FASTags नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में भी ये क्या है दोस्तों, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
ये एक तरीके का गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिससे कि आप एक ही चीज़ से कई काम कर सकते हो। आपके पास एक मान लो कार्ड है, तो उससे आप कहीं आप मेट्रो में चढ़ने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपने डायरेक्ट अपने कार्ड को ही वहाँ पे स्कैन किया जहाँ से आप एंट्री करते हो, तो डायरेक्टली पैसे आपके अकाउंट से कट गए, इस कार्ड में जो भी पैसे हैं तो वहाँ पे कट गए। आप टोल टैक्स देने के लिए गए तो आपने उसी कार्ड से अपना टोल टैक्स भी भर दिया। आपको रिटेल में कोई शॉपिंग करनी है तो आपने उसी कार्ड से शॉपिंग कर ली। तो ये एक तरीके का जो है एक ऐसा कार्ड था जिससे कई कॉमन चीज़ें की जा सकती थी। तो इसमें भी जो है पैसे रखने के लिए RBI ने पेटीएम को मना कर दिया, और पेटीएम इन्फॉर्म दैट इट वुड नाउ बी वर्किंग विद अदर बैंक्स एंड नॉट विद PPBL। इन्होंने कह दिया है कि अब ये भैया PPBL के साथ में, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ में काम नहीं करेंगे। अब ये अदर बैंक के साथ में अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए उनके साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बात क्या है कि जब RBI ने पाया कि इनके KYC में एक तो प्रॉब्लम थी, दूसरी बात इनके कई ऐसे अकाउंट थे जैसे कि जो एक तरीके के डोरमेंट अकाउंट थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। डोरमेंट अकाउंट मतलब एक तरीके के सोए हुए अकाउंट दोस्तों। डोरमेंट अकाउंट मतलब कि किसी ने अकाउंट खोल दिया और वो अकाउंट खोल करके भूल गया, और अब जो है बहुत टाइम से वो अकाउंट यूज़ ही नहीं करता है, तो वो एक तरीके का अकाउंट जो है यूज़ में नहीं है। तो उसको जो है एक सेकेंडरी पर्पज़ में यूज़ किया जा रहा था कि किसी थर्ड पार्टी ने उस अकाउंट को यूज़ करके किसी और को पैसे ट्रांसफ़र करने, या अपने ब्लैक मनी को जो है वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करने लग गए थे। तो ये एक तरीके का जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुद्दा सामने आ रहा था। तो हमारी RBI ने कहा कि अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जांच, फिर से अगर पेटीएम में कोई प्रॉब्लम होती है आगे, तो उसकी जांच हमारी कौन करेगी? ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से चीज़ों को देखती है। मैंने आपको ED के बारे में बहुत बताया हुआ है, यहाँ पे RBI की CBI के बारे में भी बताया, तो आपको वहाँ से चीज़ें रिवाइज करनी है दोस्तों। और तो और बात कही गई कि जो ये पेटीएम है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशन, OCL। 197 कम्युनिकेशन, इसका नाम है OCL। 197 कम्युनिकेशन OCL, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इसके मैक्सिमम अकाउंट तो इनके पास इसी के ही थे, लगभग मोर देन 330 मिलियन वॉलेट अकाउंट्स। OCL के जो है पेटीएम में अकाउंट कितने थे? मोर देन 330 मिलियन वॉलेट अकाउंट्स थे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इनके ही जो है अकाउंट यहाँ पे थे। तो ये बातें कही गई हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें कुछ बता दी। हाउ इज़ पेटीएम लुकिंग टू ट्रांजिशन, अपने ट्रांजिशन के लिए कि अब ये जो है चीज़ अपने में सुधार कैसे करी, वो क्या देख रही है। तो उसने बता दिया है कि हम अब जो है अदर बैंक के साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम हेल्प लेंगे। अब हम भैया इस पेटीएम पेमेंट बैंक से तो जो है हम कोई हेल्प नहीं लेने वाले। और ये जो बैंक्स होती हैं यहाँ पे जो है ये किसी को उधार नहीं दे सकती हैं, लेंडिंग टाइप का काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सारे काम किए जा रहे थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिर क्रिएट हुई, फिर RBI ने इनको मना कर दिया कि भाई अब आप ऐसा मत करो। तो ये सारी चीज़ें थी पेटीएम के बारे में। आगे देखते हैं, व्हाट आर दी रेगुलेशंस विद रेस्पेक्ट टू राइस प्राइसेस। जो हमारी राइस है, जो हमारा चावल है, उसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है दोस्तों। और किसी भी चीज़ की कीमत में लगातार वृद्धि को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति, स्फीति में छोटी ई की मात्रा होती है, ये ध्यान रखना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये गलती करते हुए दोस्तों। स्फीति छोटी ई की मात्रा होती है दोस्तों, इस पे बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, लोग स्फीति लिख देते हैं, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको थोड़ी सी इसे ऐसे बता दिया। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में हाइक हो रहा है। हाइक क्या हो रहा है? द इंडियन, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि जो सारे मिलर्स हैं, मिल मालिक वगैरह है, और जो सारे होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, व्यापार करने वाले हैं राइस का, सबको बताना पड़ेगा कि आपके पास में राइस का कितना स्टॉक है। तो उसी के हिसाब से गवर्नमेंट आगे का स्टेप लेगी। उन्होंने सबको बोल दिया कि आप बताइए आपके पास जो है स्टॉक कितना बचा हुआ है। आगे द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ भारत राइस। भारत राइस पहले भी मैंने आपको बताया था। भारत राइस
भारत एक तरीके का भारत ब्रांड करके जो है गवर्नमेंट हमारी चलाती है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इंडिया में बने इंडिया की चीज़ों को, इंडिया के प्रोडक्शन वाली चीज़ों को भारत ब्रांड के तहत जो है प्रमोट करती है हमारी गवर्नमेंट। तो जो राइस दी जा रही है, इसको इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए भारत राइस के नाम पर इनको राइस दी जा रही है, जो कि 29 पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट देगी। पर केजी रिटेल शॉप्स पे मिलेंगी 29 पर केजी, जिससे बाद में जो है इसके फर्दर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी को रोका जा सके। और किसके अंडर में करेगी? ये भारत राइस ब्रांड के अंदर में। हमारा भारत ब्रांड है दोस्तों, इसके अंदर में गवर्नमेंट पल्सेस वगैरह भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और भी चीज़ों को इसके अंतर्गत जो है करती है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी हमारे भारत ब्रांड के अंदर में होता है। तो यहाँ पे भारत राइस को लॉन्च किया हुआ है टू ब्रिंग डाउन राइस प्राइसेस। हाउएवर मिलर्स एंड ट्रेडर्स फील दीज आर नॉट इनफ टू कंट्रोल प्राइस। अभी भी लेकिन जो मिल मालिक हैं और जो व्यापार करने वाले लोग सोच रहे हैं कि इससे भी अभी प्राइसेस रुकने वाली नहीं है इसकी। व्हाट अबाउट पैडी प्रोडक्शन? पैडी प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि राइस अगर न्यूज़ में है तो इसका कितना प्रोडक्शन हुआ कितना नहीं, कभी कभी आप देखेंगे कि डायरेक्टली कुछ ऐसे फैक्ट्स दे करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राइस बहुत दिनों से चर्चा में है, तो राइस के प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। राइस क्या है? आपकी एक खरीफ फसल है दोस्तों। खरीफ फसल है। एक होती है आपकी रबी, एक होती है जायद, और एक होती है आपकी खरीफ। राइस क्या है? खरीफ फसल है। और इसी में ही ज्वार बाजरा आप देखेंगे, ज्वार बाजरा मक्का, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं खरीफ फसल में। और जो रबी फसल होती है आपकी गेहूं वगैरह हो गई, गेहूं सरसों, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी रबी फसल में आती है आपकी गेहूं वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देख लेते हैं। इन द ईयर 2022-23 इंडिया प्रोड्यूस 135 मिलियन टन ऑफ राइस। कितना किया था? 135 मिलियन टन राइस 2022-23 में किया था, विच इज 62.84 लाख टन हायर, जो कि 62.84 लाख टन ज़्यादा है पिछले साल से। 2021-22 से जो है 2022-23 में जो प्रोडक्शन है वो 62.84 लाख टन जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। और कितना हुआ था? 135 मिलियन टन हुआ था। उसके आगे 2023-24 इज सीइंग मल्टीपल एस्टिमेट्स कमिंग इन। अब जो रिसेंट वाला ईयर है इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि कम जो है प्रोडक्शन होगा, कोई कह रहा है ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तमिलनाडु है, जहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था राइस का, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में अब की बार 30% की कमी देखने को मिलेगी प्रोडक्शन में। ठीक है, ड्यू टू रेन की कमी की वजह से, बारिश की कमी की वजह से प्रोडक्शन में 30% की कमी देखने को मिलेगी तमिलनाडु में, और कर्नाटका में लगभग 25% की कमी देखने को मिलेगी। और वहीं पे कहा जा रहा है कि नॉर्थ के एरियाज में, जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, वहाँ पे 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है हमारे जो है राइस के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आगे चीज़ों को देखते हैं दोस्तों हम कि क्या कह रहे हैं ये, कि ये है द साउदर्न स्टेट्स विच आर ऑल्सो द मेजर राइस कंज्यूमिंग, और ये मेजर राइस कंज्यूमिंग स्टेट्स भी हैं और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी हैं। ये जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, आर सेड टू हैव सफर्ड अ ड्रॉप इन पैडी प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। किस वजह से? अपर्याप्त बारिश की वजह से उसमें कमी देखने को मिलेगी पैदावार में। और आगे द यूनियन गवर्नमेंट सेड दैट देयर आर एम्पल स्टॉक विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो हमारा FCI है, वो जो MSP लागू करती है हमारी गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों पे, और उसको खरीदती है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP कितनी फसलों पे लागू है दोस्तों? 22 फसलों पे लागू है, जिसमें से हमारा चावल भी आता है एक। ठीक है दोस्तों, कितनी फसलों पे लागू है? 22 फसलों में। और 22 फसलों में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 14 की 14 फसलें आपकी खरीफ की हैं। इसमें से 14 फसलें खरीफ की हैं, केवल खरीफ की। ठीक, ये कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स है दोस्तों जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। 14 फसलें उसमें से खरीफ की हैं, जिसमें से राइस भी एक है। तो आगे देख रहे हैं हम, जो FCI है वो इन MSPs वाली जो फसलें होती है उनको प्रोक्योर करता है, उनको जो है खरीदता है और उनको रखता है, जिससे गवर्नमेंट कोई भी अपना जो चलाती है, स्कीम वगैरह चलाती है, जिसमें आप देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी वगैरह का काम करती है, अंत्योदय वगैरह के तहत जो है वो लोगों को अनाज देती है, तो वह यहीं से प्रोक्योर करके जो है अनाज वो प्रोवाइड करवाती है। और आगे क्या करी गवर्नमेंट ने? काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योर करके रख लिया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड दैट खरीफ क्रॉप इज़ गुड फॉर द रबी क्रॉप एरिया अंडर पैडी इज एज ऑफ February 2। रबी क्रॉप के अंतर्गत कितना एरिया आ रहा है हमारा? आर अंडर पैडी एज ऑफ February 2 39.29 लाख हेक्टेयर्स कंपेयर टू द 40.37 लाख हेक्टेयर्स लास्ट ईयर। क्या है? फॉर द रबी क्रॉप एरिया अंडर पैडी
एज ऑफ February 2 is 39.3929 lakh हेक्टेयर्स कंपेयर टू 40.37 लाख हेक्टेयर्स लास्ट ईयर से अभी जो है इसके प्रोडक्शन के एरिया में जो है कमी भी देखने को मिली है, तो इस वजह से भी कमी देखने को मिल सकती है हमें। व्हाट अबाउट राइस प्राइसेस? द रिटेल प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाई 14.51%। जो हमारा खुदरा मूल्य है राइस का वो लगभग 14.51% तक बढ़ चुका है। वाइल बासमती राइस प्राइसेस, जो बासमती राइस प्राइसेस है, आर सेट टू हैव ड्रॉप्ड 15%। और बासमती राइस की प्राइसेस में जो है 15% की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस है चावल की वो 14.51% की उसमें वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब है कि किसी और राइस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी उसके प्राइस में। द प्राइसेस ऑफ सम वैराइटीज इंक्रीज बाई मोर देन 10 किलोग्राम पर केजी बिटवीन नवंबर 2022 टू 23 ऑफ द नियरली 430 वेराइटीज ऑफ राइस प्रोड्यूस इन द कंट्री। भारत में कितने लगभग की जाती हैं? 430 वैरायटी के चावल जो है हमारे यहाँ पे उगाए जाते हैं दोस्तों। उनमें भी कई तरीके के चावल होते हैं और that largely preferred by the consumers in states such as Tamil Nadu. Farmers who have the capacity to hold stock and sell, the private traders are expecting better prices this year. अब यहाँ पे प्राइसेस इस वजह से भी इंक्रीज होते हैं कि कुछ लोग जैसे देखते हैं कि प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज हो रही हैं तो वो होर्डिंग करने का काम कर देते हैं, जमाखोरी करने का काम कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में थोड़ी और कमी हो और ज़्यादा उसका दाम बढ़े, फिर वो अपनी चीज़ों को बेचेंगे तो इससे उनको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। व्हाट आर द मेजर्स टेकन सो फार? जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेजर्स क्या लिए गए। गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे राइस का उसको रोक दिया। क्या द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड मिलर्स टू रिपोर्ट द स्टॉक ऑनलाइन इन द कैटेगरीज ऑफ ब्रोकन राइस। इन राइस की कैटेगरी में सारे ही मिलर्स सबको जो है बताना होगा कि इन कैटेगरी में कितना राइस उनके पास बचा है, चाहे वो ब्रोकन राइस हो, टूटे हुए चावल हो, नॉन बासमती राइस हो, नॉन बासमती वाइट राइस हो, पार बॉइल्ड राइस हो, बासमती राइस हो, और धान जितने बचे हुए हैं वो सबका जो है एस्टिमेशन बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और फिर भारत राइस के अंतर्गत में गवर्नमेंट दूसरा कदम क्या उठा रही है? दूसरा कदम उठा रही है कि वो 29 रुपये पर केजी में रिटेल में बेच रही है राइस को, जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। और अगली बात क्या है? इन सितंबर 2022 द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस वॉज बैंड। जो ब्रोकन राइस था उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने 2022 में सितंबर में, और 20% की ड्यूटी लगाई थी किस पे? पार बॉइल्ड राइस पे। और नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट वाज आल्सो पुट अंडर द प्रोहिबिटेड कैटेगरी फ्रॉम जुलाई 23। तो ये कदम उठाई हमारी गवर्नमेंट ने, और द गवर्नमेंट हैज़ प्रोक्योर्ड 600 लाख टन जो है धान को प्रोक्योर किया गवर्नमेंट ने अपने पास में खरीद करके। और ड्यूरिंग द करेंट खरीफ प्राइस मार्केटिंग season starting October 1, 23. With this, the central pool has 525 lakh tons of rice as against the annual requirement of almost 4 lakh ton. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास अभी 525 लाख टन राइस हो गया है, जबकि गवर्नमेंट को ज़रूरत है 400 लाख टन राइस का, जो कि वो यूज़ करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोक्योर करके गवर्नमेंट ने रख लिया है। तो गवर्नमेंट ये बता रही है कि यहाँ पे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, हम राइस के प्राइसेस को बढ़ने नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी भी जो है गवर्नमेंट को कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इससे भी चावल की जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं होने वाली हैं। क्योंकि चावल का यूज़ किस में होता है? एथेनॉल जो ब्लेंडिंग होती है, इथेनॉल जो ब्लेंडिंग होती है दोस्तों, किस लिए होती है? पेट्रोल में जो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है, तो जिससे कि कार्बन का एमिशन कम हो। जब वो फ्यूल जले किसी भी गाड़ी में तो उससे जो है कार्बन एमिशन कम हो। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के अंदर में। तो जो इथेनॉल बनता है वो राइस से बनाया जाता है दोस्तों, राइस से भी बनाया जाता है, तो इसलिए राइस की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। तो चलिए अगले चरण पे चलते हैं हम जल्दी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड गोल्डन इंटरवेंशन और स्मोक एंड मिरर्स। बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अभी बजट में एलोकेट किया गवर्नमेंट ने, वो 1 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया हुआ है। किसको? जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लगभग बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे या फिर ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे लगभग 50 साल तक के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, उनको पैसे प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम तेज़ी से करे। तो यहाँ पे जो ये राइटर हैं ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करवा रही है, क्या ये गोल्डन इंटरवेंशन है? ये मतलब अच्छा काम है, या फिर ये एक तरीके का दिख तो रहा है कि हाँ स्मोक एंड मिरर, मतलब दिख तो रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा।
ठीक है, या एक तरीके का बेवकूफ़ बनाना आप कह लीजिए एक तरीके से, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो जीडीपी के रेशियो में खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, अदर देन जो अदर कंट्रीज़ है, दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है, R&D का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है इनोवेट किया जाएगा और उससे इकॉनमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। और हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं और सारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो हमारे ग्रोथ बहुत स्पीड में होगी। तो किसी भी कंट्री के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर जो है गवर्नमेंट को खर्च करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए बात क्या कही जा रही है, मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन द इंटरिम बजट that a corpus of rupees 1 lakh crore will be established with 50-year interest free loans। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कही है गवर्नमेंट ने, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और refinancing with long tenor and low or nil interest rate, encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains। जो नए नए क्षेत्र की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बात कही जा रही है, उनके लिए ज़्यादा सपोर्ट करने की बात कही है गवर्नमेंट ने। द प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी हैज़ बीन लो। जो प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जीडीपी के रेशियो में बहुत कम रहा है अदर देन और कंट्रीज़ के। जैसे यहाँ पे 2020-21 में द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 36.4%, सिर्फ 36.4% का कंट्रीब्यूशन था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का, जो कि उसके अलावा बाकी का कितना था 43.7% हमारी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का था और स्टेट गवर्नमेंट का कितना था 6.7 और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होंगे उनका कितना 8.8% था और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का कितना था 4.4% था। ठीक है, अकाउंट फॉर द रेस्ट। ठीक है, द सेम ईयर द ओवरऑल अमाउंट वाज 1.27 लाख करोड़, तो 36.4% कम्स टू अबाउट 46,366। बात क्या कही जा रही है कि 2020-21 में जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का था वो क्या था 1.27 लाख करोड़ था, उसमें भी 46,366 कौन से थे प्राइवेट सेक्टर के थे, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं माना जा सकता है। सम एक्सपर्ट्स हैव इन्वोक्ड दीज फिगर्स अलोंगसाइड कंपैरिजंस टू द केस इन द वर्ल्ड्स एक्सटेंट साइंस सुपर पावर्स सच एज जर्मनी, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मनी में देखिए दोस्तों, जर्मनी में जो प्राइवेट सेक्टर का क्या है परसेंटेज ऑफ द नेशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ द नेशनल जीडीपी। ठीक है दोस्तों, कितना है जर्मनी का 67% है। 67% वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं जर्मनी में, और साउथ कोरिया में कितना करते हैं 79% करते हैं, और जो है यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में कितना करते हैं 75% लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया का देखा जाए तो इसका काफ़ी ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और साथ ही यहाँ पे कुछ इन्होंने और भी फैक्ट्स बताए हैं कि पहले जैसे 2020-21 में जो अलॉटमेंट था वो 2009-10 में कितना था 1.1 लाख करोड़ था हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, फिर वो बढ़ा करके कितना किया गया 1.27 लाख करोड़ किया गया 2020-21 में। बट एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी के रेशियो में इसको हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कम हो गया है। पहले जब 2009-10 में था तो ये कितना परसेंट में था जीडीपी के 0.82% था, जो कम होकर के 0.64% हो गया। कहने के लिए तो बढ़ा है कि 1.1 लाख करोड़ से बढ़ के 1.27 लाख करोड़ के एवज में हो गया, लेकिन जीडीपी के रेशियो में देखेंगे तो ये कम हो गया है, क्योंकि जीडीपी तो भी बढ़ी है हमारी उसके जो है रेफरेंस में आप देखेंगे तो। और यहीं पे कहा जा रहा है कि लगभग जो अदर कंट्रीज हैं, यहीं पे ब्राज़ील को देख लीजिए, ब्राज़ील कितना खर्च करती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने जीडीपी रेशियो में 1.16% खर्च करती है। ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका को आप देखेंगे तो वो करता है 0.83% करता है वो दोस्तों। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी डेवलप्ड जो है कंट्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये करते हैं। लगभग जो ठीक ठाक कंट्रीज़ हैं वो लगभग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपने जीडीपी का 1% तो खर्च कर ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई और साथ में ही यहाँ पे इन्होंने बताया कि
जो सनराइज सेक्टर्स हैं, अब यहाँ पे दिक्कत यह है, आपने घोषणा तो कर दी कि आप 1 लाख करोड़ तो दे देंगे, लेकिन आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे कौन से सनराइज सेक्टर्स में देना है। और इस तरीके से बहुत ढेर सारे सनराइज सेक्टर्स जो है सनराइज हो जाएंगे, एक तरीके से इमर्ज कर जाएंगे, सामने आ जाएंगे कि हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हम भी रिसर्च डेवलपमेंट का काम करें, तो फेक तरीके से आ जाएंगे। और वो फिर पैसे लेने के चक्कर में कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने और इतने साल के लिए 0 इंटरेस्ट रेट पे जो है पैसे प्रोवाइड करवा रही है, तो इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए भी बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। और फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेगी कि कैसे हम इसका एलोकेशन करें। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता दी है, कुछ फैक्ट्स थे जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको एक बारी बता दिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चल लेते हैं दोस्तों। इंडियाज कालादान प्रोजेक्ट इन म्यांमार इन लिम्बो एज अ रेबेल्स कंट्रोल की टाउन। हमारा जो कालादान प्रोजेक्ट था दोस्तों, वो किस चीज़ के लिए था? जो हमारा साउथ ईस्ट क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए था, ठीक है। और ये हमारा म्यांमार से होकर के जा रहा था, म्यांमार से होकर के। वन ऑफ द इंडियाज फ्लैगशिप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दैट वाज एम्ड एट इनहेंसिंग रोड एंड मैरीटाइम कनेक्शंस विद साउथ ईस्ट एशिया। रोड और मैरीटाइम मतलब रोड से भी जाता और समंदर से भी होकर के जाता। ये हमारा कालादान प्रोजेक्ट था और इस पर हमने $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था हमारा, कि जिससे हम कनेक्टिविटी को जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनसे बढ़ा सके, म्यांमार से आगे की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तक हम पहुँच बनाने के लिए हमने ये किया था। लेकिन म्यांमार पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी और जो है वहाँ की आर्मी और वहाँ पे जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है। तो इसकी वजह से और जिस एरिए से होकर के ये प्रोजेक्ट जा रहा था हमारा, वो वहाँ पर रुक गया है, ठीक है, और एकदम से ख़त्म होने की कगार तक पहुँच गया है दोस्तों, ठीक है। क्या नाम था इसका? KMTTP मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था हमारा ये। तो यहाँ पे अब ये बंद होने की कगार पे आ गया था। ये किसके किसके बीच में था? ये हमारे आप कहिए इंडिया और म्यांमार के बीच में था। म्यांमार का जो रखाइन का स्टेट्स है वहाँ से होकर के जाने वाले था, लेकिन वहाँ पे जो है रेबल ग्रुप ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। तो वहाँ पे अब ये बंद होने की कगार पे है। तो मैंने बस आपको ये बता दिया कि KMTTP हमारा जो है किसके साथ में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में। माइनर वाटर पोल्यूशन ऑफेंसेज टू बी डिक्रिमिनलाइज। जो छोटे छोटे वाटर पोल्यूशन के ऑफेंसेज हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे हमारी बिल लेकर के आई है। वो कौन सा बिल लेकर के आई? बिल का नाम क्या है? द लोकसभा ऑन थर्सडे पास कर दिया, पास द वाटर अमेंडमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन बिल 2024। वाटर अमेंडमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन बिल 2024 को पास किया है, जो कि 1974 में आया था, जिसमें कुछ चेंजेस किए। द बिल मेक्स इंपॉर्टेंट चेंजेस टू द वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस करता है। चेंजेस क्या करता है? सच एज डिक्रिमिनलाइजिंग सर्टेन वॉयलेशंस डीम्ड माइनर, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे वॉयलेशंस माने जाते हैं कि किसी ने बहुत ही हल्का पोल्यूशन किया है, उसको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन पे पेनल्टी लगा दी गई कि कितने लाख का आपके ऊपर जुर्माना लग जाए। तो इनको डिक्रिमिनलाइज करने का गवर्नमेंट ने कोशिश की है। क्योंकि बात क्या हो जाती है दोस्तों, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है इतना एफर्ट डालती ही है कि वो भी चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर के गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती रहेगी तो वो कहाँ तक इस पे जो है अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करती रहेगी। तो इन कुछ चीज़ों को जो जिनकी क्या कहते हैं आपकी रियल वास्तविक तौर पे जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत जो होती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि जो माइनर जो क्राइम्स थे वाटर पोल्यूशन को लेके वहाँ पे कम किया है। जैसे एंड रिप्लेस फॉर द मोस्ट पार्ट द पेनल्टीज ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 10,000 से 15 लाख तक की जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट का जो प्रावधान था उनको जो है रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके थ्रू। ठीक है, बस ये छोटी सी न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ बताई। इट ऑल्सो एम्पावर्स द सेंटर टू फ्रेम रूल्स टू द सेलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो है जो बिल आया है ये सेंटर को पावर देता है। पावर क्या देता है कि जो सेंटर है वो फ्रेम कर सकती है, रूल्स फ्रेम कर सकती है, रूल्स फ्रेम कर सकती है, रूल्स फ्रेम कर सकती है किसके लिए? जो स्टेट के क्या है? फ्रेम रूल्स टू द सेलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो SPCB होता है, SPCB स्टेट
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, इसके चेयरपर्सन को कैसे चुना जाएगा, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी सेंटर बना सकती है। ये पावर जो है इस बिल के तहत में सेंटर को प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। जहाँ पे ये प्लेस है, अ वोल्केनो इन साउथ वेस्टर्न आइलैंड इरप्टेड ऑन थर्सडे फॉर द थर्ड टाइम सिंस दिसंबर, सेंडिंग जेट्स ऑफ लावा इनटू द स्काई एंड ट्रिगरिंग इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लू लगून स्पा। यहाँ पे ब्लू लगून स्पा है जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट के लिए फेमस है। आइसलैंड को आपने देखा होगा, यूरोप के जस्ट ऊपर का एरिया है, वहाँ पे जो आइसलैंड है, इसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सेड दैट लावा वाज फ्लोइंग टू द वेस्ट एंड देयर वाज नो इमीडिएट थ्रेट टू ग्रिंदाविक ऐसा जगह का नाम है वहाँ पे, ग्रिंदाविक। तो देख लेते हैं हम इसको, क्योंकि ये दिसंबर से अभी लेकर के तीसरी बार हुआ। और यहाँ पे आइसलैंड में आप देखेंगे कि ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे न जाने कितनी बार, आप पिछली बारी की 48 घंटे के अंदर 2000 बारी यहाँ पे इस एरिया में 48 घंटे के अंदर 2000 बारी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे लावा का इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है इस आइलैंड पे। और यहाँ पे पड़ता कहाँ पे है, ये आप देखेंगे तो ये आइलैंड है, इसके इधर वाले एरिया में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यूरोप आता है इस तरफ एरिया में। ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड और ये सारी कंट्रीज इधर आ जाएंगी। और इसी से ऊपर जाता हुआ ये आपका आइसलैंड है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इसके इधर लगती है, और ये यूरेशियन प्लेट लगती है, इसके बीच में ही है। ये इधर इसके लगती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट के बीच में ही है। और ये मिड अटलांटिक रिज पे आता है। मिड अटलांटिक रिज पे आने की वजह से यहाँ पे जो वोल्केनो वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उनका इरप्शन लगातार होता रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये मिड अटलांटिक रिज है, ये अटलांटिक ओशन में ही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे रिगजाविक एरिया है, यहीं पे काफ़ी ज़्यादा जो है वोल्केनिज्म का प्रोसेस देखने को आपको मिलेगा, और भूकंप के झटके भी यहाँ लगातार देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। ये आइलैंड ही है, आइसलैंड है, देखिए आइसलैंड है ये दोस्तों, आइसलैंड नाम ही है इसका। यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही वो एरिया है जहाँ पे अभी के टाइम पे हुआ है, यहीं पे वो एरिया है, ये वाला एरिया है जहाँ पे अभी के टाइम पे वोल्केनो का इरप्शन हुआ है। और वो यहीं पे ब्लू लगून स्पा भी है जो टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनके यहाँ पे। तो मैंने आपको दिखा दिया है ये। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें। वो क्या है, मिड अटलांटिक रिज है, दूसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तीसरा यूरेशियन प्लेट। तो आपको कहा जाए कि आइसलैंड जो है किन किन प्लेट के बीच में है, तो वो है आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में और यूरेशियन प्लेट के बीच में। आगे चलते हैं। MPC होल्ड्स रेट्स सीज फाइनेंशियल ईयर 2025 इन्फ्लेशन ईजिंग टू 4.5%। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 4.5% के रेंज में देख रही है हमारे इन्फ्लेशन को 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, और ग्रोथ को 7% के रूप में देख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे और बात क्या कही जा रही है, MPC होल्ड्स पॉलिसी रेपो रेट्स एट 6.5। अभी हमारा रेपो रेट क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है बीच में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं स्टैटिक पोर्शन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ये रेपो रेट है, रेपो रेट काफ़ी टाइम से कितना बना हुआ है हमारा, 6.5% बना हुआ है। कितना है हमारा रेपो रेट। और रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो जिस रेट पे ओवरनाइट उधार लेती हैं RBI से, एक शॉर्ट टर्म का जो ऋण लेती हैं RBI से, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं, वाणिज्यिक बैंक होती हैं, तो जिस रेट पे वो RBI से उधार लेती हैं उसी को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, जब कॉमर्शियल जो बैंक्स होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे RBI से उधार लेती हैं, मान लीजिए इनके पास जो सिक्योरिटीज़ वगैरह रखे हुए हैं वो जब RBI के पास रखवा देती हैं और RBI से उस पर पैसे लेती हैं, मान लीजिए इनकी एक सिक्योरिटी 100 रुपये की है। ठीक है, इनकी एक सिक्योरिटी 100 रुपये की है, इन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, RBI आप पैसे दे दो। तो ये जो है इसको उठा करके अपनी सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट के ये RBI के पास में रखा, तो RBI ने इस पर कितना रेपो रेट लगाया, 6.5% का। मतलब अब ये जो है इसको जब ये वापस करेगा तो इस पर 6.5% का चार्ज करेगा रेपो रेट। तो यही जो रेपो रेट होगा वो जो RBI चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट अपना एक तरीके का, वही जो है रेपो रेट होता है। मतलब अब ये 106.5 का हो जाएगा इसका, ये जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, प्राइस स्टेबिलिटी इन फोकस, प्राइस स्टेबिलिटी फोकस में रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है। जो हमारी एमपीसी कमेटी है, एमपीसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप देखेंगे एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लागू करती है, फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लागू करती है, कैसे एक्सपेंडिचर करना है, कैसे आय प्राप्त करनी है, कैसे जो है टैक्सेशन वगैरह का सिस्टम फॉलो करना है। और मॉनेटरी पॉलिसी आप देखेंगे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, देखती है, इसके बेस पे इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई काम करती है। देखिए जैसे सीआरआर, एसएलआर होता है, इसको बढ़ाती है तो मार्केट में जो पैसे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान शब्द हैं ये सारे के सारे। हम इनको फिर किसी और दिन किसी अगले सेशन में डिस्कस कर देंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ के लिए मैंने आपको बस रेपो रेट डिस्कस कर दिया। जैसे एसएलआर आप देखेंगे, एसएलआर होता है एक, सीआरआर होता है एक, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इस पे क्या है, इस पे इंटरेस्ट रेट मिल सकता है कोई भी बैंक जो अपने पास रखता है। ये अभी के लिए 18% है एसएलआर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो ये 4% के आसपास में है सीआरआर। देखिए सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जैसे किसी भी बैंक के पास में मान लीजिए 100 रुपए का जमा आया, टोटल एक बैंक है, मान लो मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बताती हूँ, कोई भी बैंक है, मान लो आपके पास एक बैंक है ना, बैंक, इसके पास जो है 100 रुपए आए, एक नई बैंक खुली है ऐसा मान लो, इसके पास जो है 100 रुपए आए, ठीक, 100 रुपए पूरा इसके पास जमा ही है, इसके पास टोटल पैसा कितना है 100 रुपए। तो इसको क्या करना है, आरबीआई कहता है, वो सीआरआर मेंटेन करता है आरबीआई, जो रिजर्व बैंक है हमारा, आरबीआई रिजर्व बैंक है, कि जब बैंक रन का टाइम हो, बैंक रन क्या होता है कि अचानक से मार्केट में कोई अफवाह फैल गई कि जो ये बैंक है ये बंद होने वाली है, कोई भी ये बैंक है XYZ, कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक का नाम रख लीजिए, ये कोई भी बैंक है, मान लीजिए लोगों में ये अफवाह फैल गई कि हमने जो यहाँ पे पैसे जमा किया है ये बैंक बंद होने वाली है, तो भाग के दौड़ के सारे लोग पहुँच जाएंगे इकट्ठे और कहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा पैसा वापस कर दो, जिससे कि जो है हम यहाँ से चले जाएँ। तो उस टाइम के लिए ये सीआरआर रिजर्व करवाती है आरबीआई की, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए अचानक से, तो जिससे लोगों को पैसे पे किए जा सके। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी बैंक में कोई भी डिपॉजिट होता है तो ये बैंक भी कुछ लोगों को लोन देगा आगे, यही पैसा वो जो है आगे लोन में बढ़ा देगा कहीं पे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, लेकिन उसी के लिए कि कुछ पैसे उसके पास रिजर्व बचे होने चाहिए, जिससे अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, लोग आ जाए उस बैंक के पास में कि हमारा पैसा वापस कर दो जल्दी से। जैसे विजय माल्या जब यहाँ से भाग रहे थे और जिन लोगों को पता चला वो जिस बैंक से उन्होंने उधार या लोन ले रखा था, तो उस बैंक के पास जो है क्राइसिस बढ़ गई, भाग करके लोग आने लग गए कि जल्दी से हमारा पैसा दो, अब ये बैंक तो पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो गई, पता नहीं कल को मेरे पैसे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए से बचने के लिए जो है सीआरआर और एसएलआर इन सबको जो है आरबीआई रिजर्व करवाती है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश में रखना होता है 4%। मान लीजिए 100 रुपए है तो 4 रुपए इसमें से निकाल करके इस बैंक को आरबीआई के पास ले जा करके रखना पड़ेगा कि ये लो आरबीआई, ये हमारे 4 रुपए रख लो इस 100 रुपए में से, कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहां से जिससे ये जो है लेकर के उसको वो मतलब कि सॉल्व कर सके। और इसी के साथ में सीआरआर एसएलआर एक तरीके से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम आगे भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बस मैंने आपको एक नॉर्मल सा टर्म बताने के लिए चीज़ बता दी है, बाकी और जो टर्म आएंगे आगे कभी आगे तो मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे करके। तो ये आरबीआई के पास में रखता है, आरबीआई के पास में ये सीआरआर रखा जाता है। एसएलआर आरबीआई के पास में नहीं रखा जाता, वो कोई भी बैंक अपने खुद के पास रखती है लिक्विडिटी के रूप में, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकती है, चाहे वो कैश में भी रख सकती है, वो जो है गोल्ड के रूप में रख सकती है, गोल्ड में भी रख सकती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें वो जो है एसएलआर को रख सकती है अपने पास, ठीक है, और जो कि अभी 18% है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सारी के सारे डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी, इकोनॉमी को कुछ टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दिए कि जिससे क्वेश्चन बने तो आप उसको टैकल कर सकें। लेकिन आप लोग हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी बूस्ट या इनकरेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए प्लीज़, क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, हम आपसे कोई ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते दोस्तों। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है और डे बाय डे हम जो है और नई नई चीज़ें आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको अगर कोई भी
कमी लगती है, आपको लगता है कि हम आपको किसी और तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए। हम उस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर से इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी में हम थोड़ा और ज़्यादा सहयोग कर सकें। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए हमें। और देखिए हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक की क्लास का, बेसिक टू एडवांस चल रहा है। यहाँ पे आप जाकर के क्यूआर स्कैन कर सकते हैं, और नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके हमारा ऐप है, जहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे आपका, जैसे हमारा द हिंदू आज का है तो सारा का सारा वहाँ पे मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं उसको। और दोस्तों इसको ज्वाइन करिए और अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाइए। तो इसी के साथ में विदा दीजिए हमें। आज का सारा एडिटोरियल और आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट था, टर्म्स के साथ में पूरे विस्तार के साथ में हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी और मजबूत हो सके। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 42 था। यहाँ पे आर्टिकल 41 एंड 42 था, तो आप जा करके देख लीजिएगा। 341, 342 तो आप जा करके देख लीजिएगा, और मैंने उसका पूरा डिस्कशन किया है अपने लेक्चर के दौरान, तो आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों विदा दीजिए। हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने हार नहीं मानी है, आप लगातार जो है बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, हारता वही इंसान है जो हार मान लेता है। जब तक आप हार नहीं मानते हैं, आपकी हार नहीं होती है। ठीक है, तो अपनी हिम्मत को बना करके रखिए और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो खाते पीते मस्त रहिए, एनर्जी बनाए रखिए। हमारी तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। धन्यवाद।